तो ऐसी एकदम से क्या बात हो गई कि आपको कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहना पड़ा और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी? और मैंने ये अनुभव किया कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये सरकार न्याय नहीं कर पाएगी प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। मैं सिर्फ 2 बार मिला मुख्यमंत्री जी। कौन नीचा दिखा रहा था? मुख्यमंत्री और कौन, तो बाकियों के साथ तो हमारा कोई झगड़ा थोड़ी था। और मैंने ये बात कभी कही नहीं, आपकी पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव इस उम्मीदवार का नहीं, ये समझ लो कि सुधीर शर्मा के खिलाफ सुखविंदर सिंह सुक्खू लड़ रहा है। तो उन 6 आपको मिलाकर के जो 6 विधायक थे उनमें भी क्या नाराजगी थी और एकदम से आप साथ मिल गया एकदम से 5 विधायकों को? आंकड़ा तो और भी था, सरकार जा सकती थी। सोशल मीडिया पे आप अलग अलग बातें लिखते हैं, वहाँ पे ट्रोलिंग भी बहुत होती है, मैंने देखा कई बार ट्रोलिंग लोग करते हैं। उसमें ये भी लिखते हैं आप हिमाचल की कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री के लिए कुछ लिख रहे होते हैं तो आप वो कोई लिख देता है उसमें कि सुधीर शर्मा खुद कांग्रेस से हैं। तो कितना मुश्किल होती है अपनी बात ऐसे रखना खुले मंच पर, सोशल मीडिया पर आपकी। लेकिन ये विरोध आभास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से ज़्यादा होता नहीं है। ये सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक ट्रायंगल कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलता है, क्योंकि ज़माना ही सोशल मीडिया। तो हर बात पे विरोधाभास, एग्रेशन इतना क्यों है ज़्यादा सरकार के लिए? इतना तो बीजेपी के कोई लीडर भी नहीं करता। अब ये ट्रायंगल जो है, राजेंद्र राणा जी, मेरा और मुख्यमंत्री जी का, तो इस ट्रायंगल का जो जोड़ है, वो जोड़ इतना मजबूत है कि अगर थोड़ी सी भी कमी हम किसी फैसले में पाएंगे तो उसके बारे में तो कहेंगे ही। लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से मुद्दे उठा रही है 2.5 साल में अब तक जितने उठाए हैं, बड़ी विवश लग रही है पार्टी, क्योंकि सरकार का ज़्यादा उस पर वो हो नहीं रहा है, असर हो नहीं रहा है जो मुद्दे उठा रही है। और मंत्रिमंडल मजबूर है। मंत्री जो हैं, क्या मजबूरी? उनकी तो अपने विभागों के ऊपर ही पकड़ नहीं रही है। उनके जो विभागों के अधिकारी हैं उनको कह दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई इसके बोलने से नहीं करना है, जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन नहीं आएगा तब इसकी फाइल चलेगी। तो क्या मंत्री हुए? वो सिर्फ झंडी डंडी गाड़ी के मंत्री रह गए। अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी में भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर रहे हैं सुधीर शर्मा हिमाचल प्रदेश में। आने वाले जो समय में उम्मीद क्या है पार्टी से, आगे बनना क्या है? कि मंत्री पद तो खैर उम्मीद रहती है, उससे ऊपर भी जाना चाहेंगे सुधीर शर्मा? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं बोल रहे, उनका डर बोलता है ये, क्योंकि जो झटका उनको लगा वो शायद ही किसी और मुख्यमंत्री को लगा होगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मोहित डायरीज के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित डायरीज में। धन्यवाद आपका। सुधीर जी, कैसी चल रही है सियासत? आप देख ही रहे हैं, सियासत समय के साथ बदली है और वर्तमान के जो कार्यकाल है वर्तमान सरकार का, उसमें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सरकार के जिस तरह से काम करने का तरीका है, जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं, तो उस तरह से अगर देखें तो बहुत बदलाव सियासत में आया। तो ये जो बदलाव है ये अच्छा है या फिर इसको कह सकते हैं कि खराब बदलाव है जो सियासत में आ रहा है? मुझे तो ये बदलाव अच्छा नहीं लग रहा। हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा। प्रदेश हित में भी नहीं है और इससे मुझे लगता है कि प्रदेश की जो छवि है उसको भी कहीं ना कहीं वर्तमान में नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, मैंने अभी पहला ही सवाल पूछा और आप आक्रामक रूप में आ गए। हाँ, इस पर हम आएंगे बाद में। पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके जो पिताजी पंडित संतराम जी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में रहे, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी रहे, एक जुड़ाव था, उन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति की कांग्रेस पार्टी से। आपका भी एक जो कह सकते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक जिसको कह सकते हैं कि अटैचमेंट थी कांग्रेस पार्टी के साथ। तो ऐसी एकदम से
क्या बात हो गई कि आपको कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहना पड़ा और आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी? हुआ क्या था? देखिए, जब ये पिछला चुनाव हुआ 2022 का, उस चुनाव में हम लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए बहुत काम किया। मैं राष्ट्रीय सचिव था कांग्रेस का, पिताजी मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के, तो बड़ा लंबा अरसा काफी वक्त दिया उन्होंने बहुत बड़ा नाम था। अपना राजनीतिक जीवन जो है वो पंचायत से शुरू किया उन्होंने, जी। वो परिषद में भी रहे। परिषद में भी रहे जी। तो उसके बाद जब सत्ता में हम लोग आए तो जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए था, बात ये नहीं थी कि भाई मंत्री बने नहीं बने, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो ये चाहता है कि जब विधायक है तो उसके कम से कम चुनाव क्षेत्र को जो जिस तरीके से देखना चाहिए और वहाँ जो कार्य होने चाहिए जो रुके हुए थे उनको गति मिले, और दूसरा कि आपका मान सम्मान जो है उसको रहना चाहिए, चाहे आप विधायक भी नहीं हैं लेकिन फिर भी उसके साथ जो है वो समझौता नहीं होना चाहिए, और वो हमने किया भी नहीं। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें हो रही थीं और मैंने ये अनुभव किया कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ये सरकार न्याय नहीं कर पाएगी प्रदेश के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, और आत्मसम्मान के चलते, क्योंकि जब आपको बार बार ऐसे नीचा दिखाने लगें पब्लिक स्टेजेस पर, मंचों पर, या जो आपका सचिवालय है उसके अंदर, तो हमने वहाँ भी आना जाना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ 2 बार मिला मुख्यमंत्री जी। कौन नीचा दिखा रहा था? मुख्यमंत्री और कौन, तो बाकियों के साथ तो हमारा कोई झगड़ा थोड़ी था, उनके साथ भी कोई ज़मीन तो बांटनी नहीं है, तो उतनी सी बात। कुछ आप उन्हें नीचे दिखा रहे थे, कुछ वाक्य आप जो बताना चाहें कि आपको कैसे फील हुआ कि अब वो मान सम्मान जो आपका था, क्योंकि देखिए आप कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं हिमाचल और कांग्रेस सरकार में रहे, वीरभद्र सिंह सरकार में रहे, और उसके बाद फिर परिवर्तन होता है, नेतृत्व में परिवर्तन होता है, तो ऐसा आपको क्या एक अंदर से एक, क्योंकि एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है ये पार्टी बदलना भी, तो जो बदलने के लिए आपने एक विचार किया और फैसला लिया, ऐसी क्या बातें हुई थी कि आपको ये करना पड़ा? बहुत सारी बातें हैं उसमें। एक तो पहली बार जब वो बने और धर्मशाला आए तो बहुत बड़ा हमने वहाँ पर जनसभा रखी उनके स्वागत में, तो वहाँ मंच पर भी मेरा हाथ झटका उन्होंने, बहुत वायरल हुआ कि वो हाथ पकड़ने से भी उनको लग रहा था कि पता नहीं करंट तो नहीं मार देगा ये। तो और उसके साथ साथ जो मैंने जैसे कहा कि जो लोगों के काम थे, अब मैंने ये बात कभी कही नहीं, आपकी पॉडकास्ट पे कहता हूँ कि मेरी बहन है छोटी, वो डॉक्टर हैं, उनकी 6 महीने तक जो है ट्रांसफ़र होने के बाद इस सरकार ने मतलब उनको तनख्वाह नहीं दी, विदाउट पे रही। बात पैसे की नहीं है, लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति के परिवार के साथ ऐसा होने लगे तो फिर कौन व्यक्ति जो है वो रहना चाहेगा। मुझे लगता है उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, तो उनको लगता है कि उनसे अगर किसी की बुद्धि ठीक है, कोई ठीक बात कर रहा है और कोई चाहता है कि अपने विज़न उनके सामने रख रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को लगता है कि यार ओहो मैं तो बोना हो गया, ये थोड़ा बड़ा हो गया मुझसे, तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि भाई कुछ लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया और फिर ये सारा घटनाक्रम हुआ। इनसिक्योर आपको लगता है कि वो रहे? बहुत इनसिक्योर अभी भी हैं, इनसिक्योर मंत्रिमंडल के लोगों से ही इनसिक्योर हैं, तो हम तो बाहर हैं। दूसरा, बहुत लंबे समय से हमें ये लग रहा था कि देश के अंदर जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, तो एक कम से कम दिशा तो दे रहे हैं, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है और देश के लिए कुछ करने की सोच है, तो ये समय है। और एक ऐसे युग में हम लोगों को भी अपना योगदान देना चाहिए, तो कैसे देंगे, तो वहीं रह कर के दे सकते हैं। तो ये निर्णय मैंने एक रात में नहीं लिया है, इसमें मेरी माता जी हैं, उनसे बहुत लंबा समय चर्चा हुई, परिवार के साथ चर्चा हुई है, वो भी सारे घटनाक्रम देख रहे थे, तो अंततः ये फिर निर्णय हुआ। काफ़ी मुश्किल होगा फिर, ऐसा असमंजस रही होगी, कन्फ्यूजन रही होगी कि एक पार्टी में मैं इतने लंबे समय से रहा और मंत्री भी रहा, छोड़ करके पॉलिटिकल करियर को लेकर के भी सवाल आए होंगे कहीं आपके मन में? उससे नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं रहता, मुझे पता था कि अब ये कदम उठा रहे हैं तो फिर से उपचुनाव में भी जाना पड़ेगा। ये तय था कि अब इस तरफ ही रहना है और चले जाना है, तो जब चले जाना है तो कन्फ्यूजन तो नहीं था, लेकिन एक बात ही होती है कि सरकार के साथ आपको उपचुनाव लड़ना है,
पूरी सरकार लगेगी एक तरफ और मैं एक तरफ। और मुख्यमंत्री जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये चुनाव इस उम्मीदवार का नहीं, ये समझ लो कि सुधीर शर्मा के खिलाफ सुखविंदर सिंह सुक्खू लड़ रहा है। तो कैसा चुनाव रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन धर्मशाला की जनता जो है उसने जो फैसला दिया, तो मैं उनका कर्जदार हूँ उसके लिए। कैसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने फिर से जिता करके भेजा। सुधीर शर्मा का बेशक मान सम्मान नहीं हुआ, लेकिन सुधीर शर्मा अपने साथ साथ जो है बाकी 6 आपको मिला करके 6 विधायक जो है वो और भी साथ में ले चले और बीजेपी का जो है वो दामन थाम लिया। तो उन 6 आपको मिला करके जो 6 विधायक थे उनमें भी क्या नाराज़गी थी और एकदम से साथ मिल गया एकदम से 5 विधायकों को? और आपके साथ साथ राजेंद्र राणा थे, उसमें कई और थे उसमें। नहीं, एकदम से तो नहीं हुआ और 6 नहीं थे, 3 तो निर्दलीय थे, तो हम 9 लोग। 9 हो गए। और उनके साथ भी ऐसी ही चीज़ें हो रही थी जी। तो जब चर्चा होती थी तो वो बात अपनी सुनाते थे। अब दुख दर्द वो मेरे साथ साझा हो रहा था, तो ये उसके चलते चलते फिर ये आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा। आंकड़ा तो और भी था, सरकार जा सकती थी, लेकिन ये राजनीति है, इसमें परिस्थितियाँ बदलती हैं। कोई व्यक्ति कभी कुछ सोचता है, जैसे आपने कहा कन्फ्यूजन, तो कुछ लोग तो कन्फ्यूजन के चलते पीछे हट गए, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ गए जो 9 लोग थे और फिर से चुनाव में उतरे। चुनाव लड़ा, कोई बात नहीं, कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं, तो लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया और पक्के मन से लिया। तो दुख दर्द जो है वो साझा भी किया। क्या दुख दर्द था? काफ़ी ज़्यादा दर्द था। तभी ऐसे निर्णय होते हैं। देखिए कि ज़्यादा तो क्या चाहेगा एक विधायक, वो मैंने आपसे यही कहा कि उसके काम हों और उसके लोग जिन्होंने इतने विश्वास के साथ उसको चुन करके भेज दिया, अब वापस उसको 5 वर्ष के बाद तो जाना है चुनाव में, तो क्या कहेगा? तो ये लग रहा था, लोगों के मन में घबराहट थी कि ये जो गाड़ी जा रही है ये खाई की तरफ जा रही है और इसमें बैठे रहेंगे तो सब के सब जो है वो खाई में चले जाएंगे। तो इसलिए ये निर्णय जो है ये बहुत सारी बातों को जोड़ते जोड़ते निर्णय हुआ। लेकिन दर्द तो उनको भी हुआ जिनकी जगह आपने ले ली। यानी ये भी कहा जाता है कि जैसे धर्मशाला में जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका टिकट काट के बीजेपी से अब सुधीर शर्मा को जो टिकट दिया गया, तो वो कैसे मैनेज कर लिया आपने? क्योंकि विद्रोह भी ज़्यादा हुआ नहीं धर्मशाला से, जो देखने में सामने मिला। तो ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पैराशूट एंट्री हुई और वहाँ से आपने टिकट लिया और जो दूसरे का टिकट कटा, यानी बीजेपी का जिसका कटा टिकट, तो वहाँ पर भी विद्रोह हुआ नहीं। तो कैसे मैनेज कर लिया आपने सारी चीज़ें? नहीं, मैंने तो ज़्यादा मैनेज किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अनुशासित संगठन है, ये तो आप भी मानते होंगे कि लोग जो हैं पार्टी के साथ जुड़े हैं तो जुड़े हैं। तो दूसरा ये था कि जो मेरी कार्यप्रणाली रही है धर्मशाला के अंदर, तो मैं काम में कोई भेदभाव करता नहीं हूँ। मैं पार्टीबाजी या क्षेत्रवाद इस चीज़ से मैं ऊपर उठ करके काम करता हूँ। आज तक जो भी मेरे पास काम के लिए आया, किसी व्यक्ति को मैंने कभी ये नहीं पूछा कि, या कहा भी नहीं पता होते हुए भी कि तुम उस पार्टी के हो या तुम मुझे वोट नहीं करते हो। जिसने काम बोला है उसका काम करना है, बस ये संकल्प लेकर के करता हूँ। इसलिए जो है मैं पहले से अधिक मतों से जीता इस बार। तो आप हैरान होंगे, मैं कई बार जब भारतीय जनता पार्टी की बूथ मीटिंग लेने जाता था तो वहाँ हैरान हो जाता था कि जो बूथ अध्यक्ष है इसके तो मैंने कई काम किए हैं, मुझे वहाँ जा कर के पता चल रहा है ये तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा है। तो मैं उनको प्रचार के दौरान कई बार मजाक भी करता था। मैंने कहा यार तुम बताते भी नहीं थे। और रोज़ के मिलने जुलने वाले लोग, तो मैं इतना पता भी नहीं करता हूँ कि किस पार्टी की विचारधारा है क्या है। मैं बस सबको अपना मान करके लेकर के चलता रहता हूँ। तो शायद वही जो है वरदान ईश्वर ने पूरा कर दिया उपचुनाव में। यही जो आप बात कर रहे थे, जो हम 6 विधायकों की बात कर रहे थे, उसमें 9 विधायक जो टोटल थे, उसमें फिर आरोप भी लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने आप पर आरोप भी लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का, और उसमें आपने मानहानि का भी मुकदमा दायर किया है और विधानसभा में भी जो है आपने इसमें बोला है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो इतना गुस्सा अधिकारी के लिए सुधीर शर्मा के मन में क्यों आ गया एकदम से? देखिए, एक तो वो उस जिला के पुलिस अधीक्षक हैं जहां एफआईआर हुई है एक विधायक के ऊपर और एक विधायक के पिता के ऊपर। उसमें
बहुत सारे लोगों को समन भी गए हैं। तो जब आप वहाँ पर उस पद पर हैं, ना आपने मेरे ऊपर एफआईआर करी है, ना आप मेरी कोई जांच आपने बिठाई है, लेकिन फिर भी आप जब ये कह दें ऐसी बात, तो वो कहनी नहीं चाहिए किसी भी अधिकारी को। तो गुस्सा उस बात का था कि भाई या तो तुम मुझे बुलाओ, मेरे ऊपर तुम जो है वो जांच बिठा दो, एफआईआर कर दो, या तुम सीधा कोर्ट में अपने तथ्य दे दो कि इन्होंने ऐसा किया है। जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तुम किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कह दोगे तो लोग भी तो सोचते होंगे कि कहीं ऐसा हुआ तो नहीं होगा। तो इसलिए मुझे फिर वो जो है विधानसभा को भी लिखना पड़ा कि ये विशेषाधिकार हनन का मामला है, तो अब उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। दूसरा, मानहानि का दावा करना पड़ा कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं। हालांकि मैं बहुत शांत व्यक्ति हूँ, बड़ा सोच समझ करके कदम उठाता हूँ, लेकिन जब उठाता हूँ तो वो फिर पक्का उठाता हूँ। तभी मैंने पूछा कि सुधीर शर्मा को इतना गुस्सा क्यों आ गया। तो गुस्सा आप तो सोचिए ना कि बिना किसी तथ्य के अगर कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ कहने लग जाए जबकि आपने उनके ऊपर कुछ कहा नहीं, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा तो वो इंसान वाला भाव मेरे अंदर भी है, तो गुस्सा तो आना लाजमी है। तो अभी सेशन भी आने वाला है, तो उसमें कुछ आप ये भी बात रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल रखेंगे। वो सत्र के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो ये उनको सदन को लिखा है मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय को, विशेषाधिकार के बारे में, तो उस कमेटी में जाएगा, फिर सदन के अंदर जाएगा, उठाएंगे उसको कि किस तरह के हालात हैं। ये कमज़ोर प्रशासनिक पकड़ का नतीजा है। इसमें मैं अधिकारियों को दोष नहीं देता। जब आप की प्रशासनिक पकड़ नहीं होगी तब इस तरह के हालात बनते हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे आप अलग अलग बातें लिखते हैं, वहाँ पे ट्रोलिंग भी बहुत होती है। मैंने देखा कई बार ट्रोलिंग लोग करते हैं, उसमें ये भी लिखते हैं आप हिमाचल की कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री के लिए कुछ लिख रहे होते हैं तो आप वो कोई लिख देता है उसमें कि सुधीर शर्मा खुद कांग्रेस से हैं। तो कितना मुश्किल होती है अपनी बात ऐसे रखना खुले मंच पर, सोशल मीडिया पर आपके लिए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती। मुझे तो पता है मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ और क्या था, वो भी पता है। याद रखना चाहिए आदमी को सारी चीज़ों को, अपने जीवन की यात्रा में जो जो घटनाएं होती हैं। लेकिन बेबाक तरीके से मैं लिख देता हूँ, गलत नहीं लिखता। जो हो रहा है घटनाक्रम, उसी के ऊपर अपनी टिप्पणी देता हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखता। छोटी सी बात कह करके, बोलने को तो बड़ा लंबा चौड़ा भी वीडियो डाल सकता हूँ, लेकिन अगर आपका 2 लाइन में ही काम हो रहा है और लोग उससे रिलेट कर रहे हैं तो लोगों तक बात पहुँच रही है। और विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते ज़रूरी भी है कि जागरूक रखें, लोगों को पता चले कि नहीं इनके जहन में है कि क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर। जो आप तंज कह सकते हैं, तंज की भाषा जो आप लिखते हैं, वो कहाँ से, किसी से पूछते हैं? एडवाइज़र है आपके कोई कि ये लिखी है, ऐसे लिखी है, कि अपने मन में जो आता है वो लिखते हैं? नहीं, ये कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा है कि एकदम से आ जाता है। और जब आ जाता है उसके बाद भी मैं आधा पौना घंटा सोचता हूँ कि इसको लिखूँ या ना लिखूँ, और इसको कैसा सोचेंगे लोग, या जिसके लिए लिख रहा हूँ वो क्या सोचेगा। लेकिन लिखता खुद ही हूँ, और जो है वो वास्तविक जो वास्तु स्थिति है उसको देख कर ही लिखता हूँ। तो जिसके लिए आप लिखते हैं उनका रिएक्शन आता है? क्योंकि कांग्रेस में आप रहे हैं, आपके मित्र भी होंगे ही कांग्रेस में जो आपको बताते रहते होंगे कि क्या चल रहा है, तो ऐसा कुछ आपके पास आते हैं, रिएक्शन आते हैं उसके बाद? फिर नहीं, रिएक्शन कहाँ से आएंगे? ज़्यादातर तो 99% तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही है और सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर है, तो वहाँ से तो रिएक्शन आने से रहा। तो बाकी अगर छोटा मोटा किसी के बारे में लिखता हूँ तो कोई रिएक्शन तो अभी तक तो आया नहीं। और जब आपने सच्चाई लिख दी हो, कोई बात नहीं आती आपके सामने कि आप मुख्यमंत्री के लिए लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को गुस्सा आ जाता है कोई आपके? क्योंकि जिस तरह से मैंने पूछा कि कांग्रेस में भी मित्र आपके पहले रहे हैं, पुराने मित्र हैं वहाँ पर भी, तो इन्फॉर्मेशन तो आज की डेट में बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाती है, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी आई हो? हाँ, वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई बहुत पीड़ा है जो आपने लिखा, थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैंने कहा भाई आप कार्यप्रणाली ठीक करिए तो मैं लिखने के काबिल ही नहीं रहूँगा। मैं लिख क्यों रहा हूँ? क्योंकि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मुझे लिखना पड़ रहा है। तो उतना तो वार्तालाप चलता है आपस में और हंसी मजाक भी होता है, तो लेकिन उनको पता है कि वो मेरी आदत जानते हैं, फिर जब इसका मन करेगा तो फिर रोकना मुश्किल है, फिर तो लिखेंगे ही। लॉटरी को लीगल कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में, उस पर भी आपका रिएक्शन आया और
1999 में जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी थी तो उन्होंने लॉटरी को बंद कर दिया था। फिर 2004 में तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने 2004 में लॉटरी शुरू की, लेकिन 2007 में फिर बंद कर दी। अब ये फिर से शुरू हो गई है। इस पे आपत्ति क्या है? अगर लॉटरी जो है वो लीगल हुई है, उस पर क्या आपत्ति है? क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी लगते हैं क्या आपको इसमें कि कुछ हो नहीं, सकता है? मुझे पॉजिटिव इफेक्ट इसका ज़्यादा लगता नहीं, क्योंकि सरकार ने खुद माना है कि तकरीबन 100-150 करोड़ रुपए का एक वित्तीय वर्ष में इससे सरकार को वित्तीय लाभ होगा। लेकिन आप ये देखिए कि लॉटरी ज़्यादातर कौन खेलेगा, और लॉटरी की ज़्यादा टिकटें बिकती कहाँ हैं? बस अड्डों पर, बस अड्डों के ढाबों के आसपास, रेलवे स्टेशन पर, जहाँ जहाँ हैं प्रदेश के अंदर। तो ऐसी जगह जहाँ पर आम आदमी की मूवमेंट ज़्यादा है और वो चलते चलते ले लेता है। और कुछ लोग तो जो दिहाड़ीदार हैं, जो पहले बंद हुई थी, तो प्रेम कुमार धूमल जी ने इसलिए बंद की क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने उनसे मिल कर के कहा कि हमारे पति जो दिहाड़ीदार हैं वो दिहाड़ी का आधा पैसा इतने टिकट खरीदने में लगा दे रहे हैं, लॉटरी निकल रही, परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो गया। तो और जब वीरभद्र सिंह जी ने बंद करी तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में देख लिया कि इससे कुछ खास आय तो हो नहीं रही, लेकिन सिर्फ लोगों का पैसा जा ही रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये फैसला जो है या तो कोई लॉटरी कार्टेल है, उसके दबाव में चलते ये फैसला ले लिया गया। प्रदेश के हित में नहीं है। 100-150 करोड़ रुपया तो सरकार 1% भी अगर किसी चीज़ के ऊपर, 1 रुपया भी, परसेंट तो ज़्यादा है, 1 रुपया भी सेस अगर किसी और चीज़ पे लगा दे तो क्या है, 100-150 करोड़ तो हो जाता है। हाँ, अगर यही आंकड़ा ऐसे होता कि 5-10 हज़ार करोड़ की आय सरकार को इससे हो रही है, तब तो हम मानते कि ठीक है, इतना ज़्यादा जो है वो वित्तीय लाभ हो जाएगा। तो प्रदेश जो है वो इस समय वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तो तब तो ठीक है कि आप चलाइए। लेकिन जब एक तबका ऐसा है जिसको इसकी मार पड़ेगी और उतना आय भी नहीं आपको आ रही है, उस चीज़ का विरोध है। इस चीज़ का विरोध। लेकिन ये विरोध आभास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से ज़्यादा होता नहीं है। ये सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक ट्रायंगल कह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलता है, क्योंकि ज़माना ही सोशल मीडिया पर। तो हर बात पे विरोधाभास। सरकार ने फैसला लिया और सुधीर शर्मा का जो है वो फटाफट या तो ट्वीट आ जाता है या फेसबुक अकाउंट पर कुछ ऐसी बात हो जाती है 2 या 3 शब्दों का, जो कि सीधे दिल पे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के। तो एग्रेशन इतना क्यों है ज़्यादा सरकार के लिए? इतना तो बीजेपी के कोई लीडर भी नहीं कर रहे। नहीं करते हैं। देखिए, अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उन्होंने भी इसके ऊपर पत्रकार वार्ता की। लेकिन अभी ये ट्रायंगल जो है, राजेंद्र राणा जी, मेरा और मुख्यमंत्री जी का, इस ट्रायंगल का जो जोड़ है, वो जोड़ इतना मजबूत है कि अगर थोड़ी सी भी कमी हम किसी फैसले में पाएंगे तो उसके बारे में तो कहेंगे ही। तो उनको चाहिए, उनके सलाहकारों को चाहिए, जितनी उनके आसपास मित्र मंडली है, उनको चाहिए कि पूरा शोध करके निर्णय लें, कमी न छोड़ें। तो हम क्या बोलेंगे? हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, हमें भी चुप रहना पड़ेगा। कमी रही तो सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा जो है वो तैयार हैं, फिर तो छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक और सरकार का कदम है, कई ऑफिसेज जो हैं वो धर्मशाला शिफ्ट कर दिए गए हैं शिमला से, राजधानी से उठा के। हाल ही में टूरिज्म के भी जो है वो एक ऑफिस वहाँ शिफ्ट हुआ है। मंशा क्या लगती है सरकार की? धर्मशाला पर खास फोकस हो रहा है इस समय। अब देखिए, सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार जो है वो लीपापोती कर रही है। सरकार ने जो कैंपस था, नॉर्थ कैंपस केंद्रीय विश्वविद्यालय का, उसका तो 30 करोड़ जमा नहीं करवाया, उसका काम शुरू नहीं हुआ अभी, जबकि देहरा में क्लासेस बैठ जाएंगी कुछ ही समय में। तो वो बहुत बड़ा एक धर्मशाला की जनता के साथ इस सरकार ने धोखा दिया है। अब छोटे मोटे कार्यालय ला रहे हैं तो उनसे कुछ जख्मों पर मलहम लगेगा नहीं। और जिस तरह से धर्मशाला का शहर है, मेरा अपना मानना है कि उस शहर के अंदर अब नए कार्यालय नहीं आने चाहिए। और ये ठीक है, सरकारें आएंगी, अगली सरकार कुछ और निर्णय लेगी, कार्यालय कहीं भी खुल सकता है, शिफ्ट हो सकता है, लेकिन कंजेशन की दृष्टि से
जितना लोड धर्मशाला ले सकता है अब उतना काफ़ी हो गया है। हम नहीं चाहते कि हम एक और शिमला क्रिएट कर दें जहाँ एक एक दो दो घंटे के ट्रैफिक जैम लग रहे हों, मनाली क्रिएट कर दें। जो है जिसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी चीज़ें आप वहाँ दीजिए। और धर्मशाला को ये मत देखिए कि धर्मशाला चुनाव क्षेत्र है, वो 10 किलोमीटर के रेडियस का एरिया है, आसपास शाहपुर है, कांगड़ा है, नगरोटा है, तो उस तरफ ले जाइए तो वहाँ पर भी उन क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। अब सब कुछ एक ही जगह डाल देंगे और करना ज़रूरी है क्या? नहीं, अब आप देखिए आपने शिफ्ट कर दिया, अब ऊपर से आपके ऊपर वित्तीय संकट है। अब जब भी आपको कोई फाइल चाहिए होगी, कोई मीटिंग करनी होगी, या तो आपको जाना पड़ेगा या वो कार्यालय के लोग उठ कर के वहाँ जाएंगे शिमला, तो इसका भी तो नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम ले आए, कार्यालय आने से विकास नहीं होता। आधारभूत ढांचा जो है उसको डेवलप करने से, विकसित करने से विकास होता है, ना कि कोई कार्यालय खुलने से। आप मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, अभी 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ ठीक है? व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया गया था, ये नारा क्या वाकई में सरकार के लिए सही साबित हो रहा है? कामकाज के दृष्टिगत जो काम या फैसले सरकार ले रही है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ और चेंजेस होने की या संभावना है या करने की संभावना है कुछ और फैसले? देखिए, जो नारा था ना ये व्यवस्था परिवर्तन का, तो इसको लोगों ने नया नाम व्यवस्था पतन दिया है। प्रदेश के अंदर ये सोशल मीडिया के अंदर हम लोग पढ़ते रहते हैं तो लोग उसको लिखते हैं, और जिस तरह से काम करना चाहिए था, जो उम्मीदें थी, वो उस पे ऊपर कोई काम हो नहीं रहा। आप देखेंगे कि कोई भी वित्तीय प्रबंधन के लिए बात नहीं करता, कोई ऐसी बात नहीं करता कि आय के साधन बढ़ेंगे कैसे। आज छवि आपकी ऐसी हो गई है कि कोई इन्वेस्टर इस प्रदेश में आने को तैयार नहीं है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको लोन चाहिए, और जॉब क्रिएशन आपसे हो नहीं रही। मैं ये नहीं कहता कि सभी को सरकारी रोज़गार मिलेगा। मैं अपने चुनाव की स्पीच में भी ये कहता हूँ कि भाई अगर ये सोच करके वोट दे रहे हो कि सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मेहरबानी करके उस सोच के साथ वोट मत देना, क्योंकि कुछ ही संख्या है जिसको दे सकते हैं वो रोज़गार। वो सबके साथ होगा, कल को अगली सरकार आएगी उसके साथ भी होगा। लेकिन आप कम से कम ऐसी चीज़ें लाइए जिससे कि आय के साधन पैदा हों और ऑल्टरनेट पैदा हों, जहाँ पर आप जो है वो रोज़गार भी पैदा कर सकें, लोगों को खुशहाली आए लोगों के जीवन में। तो बेसिकली तो काम ये है सरकार का। तो वो कोई भी चीज़ जो है धरातल पर उतर नहीं रही है। और मुख्यमंत्री जी की बड़ी एक खूबसूरती है काम करने की। वो क्या करेंगे, कोई भी योजना लाएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे, तो बड़ी छोटी छोटी जगह जाते हैं जहाँ की आबादी कम है, और मीडिया को साथ ले जाएंगे। उसमें मीडिया का दोष नहीं है, उनको तो खबर करनी ही पड़ेगी, मुख्यमंत्री हैं, कोई और भी कहेगा तो वो भी करनी पड़ेगी। और वहाँ से वो उसको लॉन्च करते हैं, और छोटे से दायरे में दे करके फिर ये अपने भाषण में कहते हैं कि हमने दे दिया, हमने कर दिया। वो लाभ सबको नहीं मिला है प्रदेश में, लेकिन इस तरह से। खास तौर पर कौन सी स्पेसिफिक स्कीम है जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये तो एक तो 1500 रुपये वाली ही है। अच्छा। जो कि छोटे छोटे ज़िलों में, छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में जा कर के, कि यहाँ पर आज तक कोई नहीं आया, ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो आए और इन्होंने ये घोषणा कर दी। तो मैंने एक बार लिखा था कि वो पोंग डैम में एक रैनसर का टापू है, तो मैंने कहा ऐसा ना हो ये अगली बार वहाँ चले जाएं, वहाँ आबादी नहीं है, तो कोई किसी योजना की घोषणा कहीं वहाँ से ना कर दें। तो ये सरकार उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा उतरी नहीं, जैसा कि होना चाहिए था। तो कई और भी थे, सरकार बहुत सारे थे, हाँ, लेकिन वो अब तो उम्मीद ही नहीं रही है। अब तो ये है कि समय पर लोगों को पे मिल जाए, पेंशन ही नहीं मिल पा रही है, बहुत सारा तबका ऐसा है उसको। तो इस तरह की जब परिस्थितियाँ हों, तो इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। क्यों कोई लोग जो हैं यहाँ नहीं आना चाहते, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं दोष किसका है? दोष तो फिर वर्तमान सरकार का हुआ कि आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि अगर आप आएंगे तो आप जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन बीजेपी जिस हिसाब से मुद्दे उठा रही है, 2.5 साल में अब तक जितने उठाए हैं, बड़ी विवश लग रही है पार्टी, क्योंकि सरकार का ज़्यादा उस पर वो हो नहीं रहा है, असर हो नहीं रहा है जो मुद्दे उठा रही है। क्या माने कि अभी
ऑपोजिशन उतना मजबूत नहीं है हिमाचल प्रदेश में जितना होना चाहिए, क्योंकि मुद्दों का तो असर नहीं हो रहा है, क्योंकि विपक्ष का तो काम ही मुद्दे उठाना है, लेकिन उसका असर हो रहा है क्या? नहीं, देखिए, बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर उठा रही है जनहित के, और जो सरकार की नीतियां उनके ऊपर भी। लेकिन असर कहाँ होता है? असर उसके ऊपर होता है जो व्यक्ति संवेदनशील हो, जिसके अंदर संवेदना ही नहीं है, और उसके ऊपर क्या असर होगा? और मंत्रिमंडल मजबूर है। मंत्री जो हैं, क्या मजबूरी है? उनके तो अपने विभागों के ऊपर ही पकड़ नहीं रही है। उनके जो विभागों के अधिकारी हैं उनको कह दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय से कि भाई इसके बोलने से नहीं करना है, जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय से फ़ोन नहीं आएगा तब इसकी फाइल चलेगी। तो क्या मंत्री हुए? वो सिर्फ झंडी डंडी गाड़ी के मंत्री रह गए, या एक सरकारी कोठी मिल जाती है तो वो दिखावे के लिए और कैबिनेट मीटिंग में जाने के लिए मंत्री हैं, एजेंडा ही पता नहीं होता आधों को। अभी 4 दिन की मैराथन कैबिनेट हुई है तो उसके क्या नतीजे आए हैं? उसमें मंत्री नहीं थे। 4 मंत्री जिस कैबिनेट से मिसिंग हो जाएं इतने छोटे आंकड़े में ही, और जाएं ना, तो कि क्या संदेश जाता है? इससे यही जाता है कि खुश नहीं है कोई भी। ये तो समय निकालने की बात है जिससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो मंत्री ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मंत्री कह रहे हैं कि सारे काम हो रहे हैं उनके, कोई नहीं नाराज़गी नहीं है, विधायकों में भी कोई नाराज़गी नहीं है, सबके काम हो रहे हैं, और 100% काम सबके हो जाएं ये भी पॉसिबल नहीं है किसी भी सरकार में। तो इतना बड़ा दावा बीजेपी क्यों करती है? नहीं तो देखिए, अब मंत्री क्या कहेगा? अगर मंत्री कहेगा कि नहीं काम नहीं हो रहे हैं या अंदर मेरी चल नहीं रही है, तो एक तो अपनी छवि बिगड़ती है, दूसरा कहीं मंत्री पद से न जाता रहे। बहुत सारे लोग तो, अब आप देखिए कौन मंत्री प्रदेश का दौरा कर रहा है? मंत्री तो प्रदेश के हैं, अपने अपने चुनाव क्षेत्रों तक सीमित हो गए, बाहर कोई जाता नहीं है, कोई जा कर के सुध लेता नहीं है, और जाते भी हैं तो लोगों के रोष का और कोप का भागी होना पड़ता है वहाँ पर, तो इसलिए नहीं जा रहे। तो मुझे कोई कह रहा था कि भाई पहली बार हुआ इस सरकार में, विधायकों के आगे भी पायलट चल रही है, आगे पीछे मंत्रियों के भी पायलट, और ये सब इतनी पुलिस चल रही है, ये कारण क्या है? मैंने कहा ये कारण ये है कि लोगों से कैसे दूर रखा जाए और जनता के रोष से इनको कैसे बचाया जाए। नहीं तो कोई भी पकड़ करके पूछेगा जिसने वोट दिया कि भी काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो दायरा इतना बना लो सुरक्षा का कि कोई पहुंच ही ना सके, और चुपचाप निकल जाइए हूटर बजाते हुए और अपने गंतव्य पर पहुंच जाइए। किसी से कोई लेना देना नहीं रहा है, सब अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख करके काम इस सरकार में कर रहे हैं, प्रदेश का इंटरेस्ट कोई नहीं देख रहा। पुलिस की आपने बात की, तो आपने भी कई बार वीडियोस और फोटोज शेयर किए हैं कि आपके पीछे सीआईडी लगाई गई है या आपकी मूवमेंट्स पर नज़र रखी जा रही है, तो ऐसा क्यों? मेरे ऊपर तो ये रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी, क्योंकि उनको ये चिंता रहती है कि पता नहीं अब क्या होगा। अब आगे राज्यसभा का मार्च में भी चुनाव आ रहा है, तो कमी किसकी है? अपना घर पक्का रखिए, कोई क्यों कुछ करेगा। अब हमें, लेकिन बीजेपी में सिर्फ सुधीर शर्मा पर ही नज़र है सरकार की, मतलब अब और किसी ने कहा नहीं अभी तक। वो कहते हैं बार बार मुख्यमंत्री के सरगना यही थे जब 9 लोग चले गए तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये उन्होंने बाद में कहना शुरू किया, लेकिन जिस दिन वोटिंग थी राज्यसभा की, तो उनका मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, कोई 9:15 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, मैं वोट डाल चुका था। तो उनका फ़ोन आया कि पंडित जी कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो विधानसभा पहुंच गया हूँ। तो कहते हैं वोट डालने इकट्ठे चलेंगे। तो उनको पता नहीं था तब तक भी। किसकी बात कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी अच्छा। की, तो ये उनकी पकड़ है, कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं वो भी, और नॉर्मल कॉल पे बात हुई थी। तो मैंने कहा कि आप तैयार नहीं हुए? बस हो रहा हूँ कहते। तो मैंने कहा जल्दी विधानसभा पहुँच जाइए, वोटिंग शुरू हो गई और मैं वोट डाल चुका, बहुत सारे लोग डाल चुके हैं। तो तब तक जो होना था वो हो चुका था जब तक वो पहुँचे हैं। तो ये तो उनकी पकड़ है। तो ये बात मैंने आज तक कही नहीं। तो आज आपसे थोड़ा, ये हम अलग तरीके के प्रोग्राम है तो आपको बेबाकी से बता रहा हूँ कि ये हालात हैं। तो सीआईडी इसलिए मेरे पीछे लगी कि बाद में जब उन्होंने छानबीन की होगी तो पता लगा होगा कि इसके साथ सब चर्चा करते थे। तो उनके लिए मुख्य सरगना जो है वो सुधीर शर्मा ही रहे हैं शुरू से उनके लिए। हाँ, बस एक टारगेट है उनका। मतलब आप अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी में भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह उभर रहे हैं सुधीर शर्मा हिमाचल प्रदेश में। तो आने वाले जो समय में उम्मीद क्या है पार्टी से, आगे बनना क्या है? क्योंकि मंत्री पद तो खैर उम्मीद रहती है, उससे ऊपर भी जाना चाहेंगे सुधीर शर्मा? मैं बड़ा खुश हूँ जहाँ हूँ। देखिए, बड़ी छोटी उम्र में मैंने 7 चुनाव लड़े हैं
5 जीते हैं। लोगों ने बहुत साथ दिया है, क्योंकि एक एक वोट करके ही जो है व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाता है। मेरी तो सिर्फ एक इच्छा रहती है, और उस इच्छा के चलते मैं किसी के साथ भी भिड़ सकता हूँ कि लोग जो हैं हमारे साथ काम किसको पड़ेगा, जिसकी बेचारे की कोई सुन नहीं रहा। छोटे छोटे काम चुनाव क्षेत्र के होते हैं, या आपका विजन है जिसको आप उतारना चाहते हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, वो होते रहने चाहिए। बाकी पद मायने नहीं रखता। और प्रदेश की सरकार ऐसी होनी चाहिए जो कि अब इस प्रदेश को जहाँ पर ये है यहाँ से ऊपर ला करके आगे की तरफ ले जाने की सोच रखे। नहीं तो फिर तो अगर ऐसा नहीं होना है, फिर तो मंत्री तो छोड़िए, विधायक भी व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए अगर हालात नहीं सुधार सकते। तो अभी तो प्रयास ये है प्रदेश में जो है वो सरकार बदले और अच्छे के लिए बदले, और बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, संभालें आकर के, हम सहयोग देंगे। मैं कार्यकर्ता के नाते भी खुश हूँ, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा पूरे हमारे परिवार को सारे पॉलिटिकल लीडर कार्यकर्ता ही बताते हैं, बड़े नेता भी अपने आप को, और बाद में पद भी उनको बड़ा मिल जाता है कई बार। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, कोई ऐसी लालसा पाल करके मैं काम नहीं कर रहा कि मुझे किसी को छोटा दिखा करके ऐसे आगे बढ़ जाना है या किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ। बस अपना काम करना है, उसमें जो भी फल ईश्वर देगा वो ठीक है। उसमें ज़्यादा इच्छा है मैं पाल करके चलता ही नहीं कभी भी। अगर चलता होता तो आज बड़ा दुखी बैठा होता। आपने देखा होगा कि मेरे चेहरे पर कभी आपको ऐसे कोई चिंता की या कुछ ऐसी लकीर दुख की नज़र नहीं आएगी। स्माइलिंग फेस रखते हैं आप हमेशा कभी? वो बस वो ईश्वर की देन है कृपा है मालिक की। अच्छा, आप बोल रहे थे कि सरकार अच्छी आनी चाहिए, लेकिन बीजेपी में भी गुटबाजी जो है वो चल रही है, और मुख्यमंत्री सुक्खू भी ये कह चुके हैं कि पहले 4 गुट होते थे बीजेपी में, अब एक गुट नया आ गया है, और जो गुट नया आया है उसमें कांग्रेस के ही विधायक जो हैं वो गए दूसरी तरफ, और उनका गुट सबसे मजबूत गुट है, वही बीजेपी चला रहे हैं अब, और उसमें आप भी हैं शामिल। तो ये जो एक आरोप है, या कहें कि एक उनका एक तंज कह सकते हैं, इसको किस तरह से लेते हैं सुधीर शर्मा? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं बोल रहे, उनका डर बोलता है ये, क्योंकि जो झटका उनको लगा वो शायद ही किसी और मुख्यमंत्री को लगा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी के लिए कोई लेश मात्र जगह नहीं है। अनुशासित संगठन है, ये ठीक है। व्यक्तिगत इच्छाएं होंगी कुछ लोगों की, लेकिन उस इच्छा को गुट नहीं कह सकते। और हम नए नए आए हैं तो हमारा तो मतलब ही गुट का नहीं बनता। ये ठीक है कि एक परिस्थिति में आए तो आपस में थोड़ा लगाव हो सकता है, कभी कभी साथ बैठ सकते हैं गपशप लगाने, लेकिन वो गुटबाजी के लिए बैठे हों ऐसा वो उनकी खुशफहमी होगी। लेकिन जो भी निर्णय होगा उसको तो सबको मानना पड़ेगा। आपको आप इतना तो सभी जानते हैं। हाँ ठीक है, जब तक वो होता नहीं है तब तक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने अपने प्रयास करते रहें, उसको गुटबाजी नहीं मानते, क्योंकि कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है और अंत में आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। तो वो देखता रहता है बड़ी बारीकी से कि क्या कर रहे हैं। तो पार्टी के लिए जो नुकसान करने के लिए अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा या कदम उठाएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता उसको माफ़ नहीं करेगा। जेपी नड्डा की भी जो है अब हिमाचल की तरफ उनकी जो रुख करना है उसकी प्रक्रिया भी वो भी बढ़ रही है लगातार, जो है वो देखा जा रहा है। शांता कुमार जी से भी मुलाकात हुई थी, प्रेम कुमार धूमल जी से भी वो मिले थे। तो क्या जो अगला चुनाव है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा यहाँ पर? किस तरह से जो मूवमेंट है ये आगे, जो सियासी मूवमेंट रहेगी, ये किस तरह से रहेगी आगे? क्या नेतृत्व परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में भी संभव है? देखिए, संभव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसके बारे में मुझे लगता है कि मैं टिप्पणी करने वाला कुछ सही व्यक्ति नहीं हूँ। अब जो उनकी मुलाकातें हुई हैं ठीक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और वो पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिले आकर के, माननीय धूमल साहब से, शांता कुमार जी से। औपचारिक मुलाकात, अब मुलाकात में क्या हुआ उसमें भी वही थे, हम तो थे नहीं। तो अब जो निर्णय आगे होने हैं उसके बारे में मुझे लगता है अभी कोई ऐसी बात कहना करना अभी समय आया नहीं, और जब होगा तो वो तो सार्वजनिक होगा, सबके सामने आएगा। सुधीर जी, आप अपने जन्मदिन पर थुनाग भी गए थे और कॉन्स्टिट्यूंसी देखी थी आपने, मंडी में जो सिराज विधानसभा क्षेत्र गए थे आप। आपकी वहाँ लोगों से बात हुई, क्या माहौल था, क्या वहाँ पर हुआ है, और आंखों ने आपकी क्या महसूस किया वहाँ पर जाकर के? दर्द जो है वो कितना है लोगों में अब तक, और क्या
सरकार की तरफ से भी वहाँ पर कहा गया है कि हमने बहुत मदद की है। क्या देखने को मिला है आपको वहाँ पर? देखिए, बहुत भारी नुकसान है। पूरे रास्ते में मैं देखता गया तो ये ठीक है कि जो लोग कैचमेंट एरिया के साथ थे उनके भी पूरे पूरे घर ज़मीन सब चला गया, लेकिन रास्ते में भी जो लोगों की उपजाऊ ज़मीन है, सेब के बगीचे हैं, बहुत बड़े बड़े स्लाइड्स हैं। अब उसकी भरपाई मुझे नहीं लगता कि 1, 2, 3 वर्ष में कोई कर पाएगा। सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि उसको उचित राहत पहुंची है। ये तो जो प्रयास वहाँ पर नेता विपक्ष कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी, और जो लोग जा कर के व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको घर बनाने के लिए अब जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो वहाँ जयराम ठाकुर जी ने बात की है कि इनको थोड़ी थोड़ी भूमि देनी पड़ेगी। और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी, देखिए, एक तरफ से ये आपदा आ गई, अब बरसात ख़त्म होगी तो वहाँ एकदम ठंड पड़ती है और बर्फ़बारी होगी। हम भी यही सोच कर के गए थे कि कम से कम जिसके पास कुछ नहीं रहा उसको एक कमरा, एक छत भी मिल जाएगी। तो ऐसे जो मौसम होंगे आगे, जो सर्दी का मौसम होगा, बर्फ़बारी होगी, तो कैसे परिवार और कितने दिन किसी दूसरे के यहाँ रहेगा, या सरकारी स्कूल में रहेगा, या ऐसी जगह रहेगा। परिवार का तो पूरा हौसला ही पस्त हो गया है लोगों का। और जब उनको चेक भी दिए जा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे कि जिस व्यक्ति का सब कुछ चला गया, सोचिए उसके मन पर क्या गुजर रही होगी। सरकार पूरी तरह से अभी तक राहत देने में विफल रही है। अभी तो पिछली जो आपदा आई थी उन लोगों को भी पूरी राहत नहीं मिल पाई है। तो इनके पुनर्वास के लिए जो प्रयास हैं वो बड़ी ज़ोर शोर से करने होंगे, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए। सरकार अभी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, आप कह रहे हैं? नहीं। ठीक है। एक आपने जॉब ट्रेनिंग पर भी, जो जॉब ट्रेनी जो है उसको आपने मुद्दा उठाया था, ये भी युवाओं के लिए। तो अब 2 साल की जो है वो ट्रेनिंग रहेगी, जॉब ट्रेनिंग। तो आप कैसा इस फैसले को कैसे देखते हैं आप सरकार के? देखिए, अब 2 साल वो जॉब ट्रेनी रहेगा और आप को टर्मिनस कह लीजिए उसको, क्योंकि सरकार का भी उतना ही कार्यकाल बचा है। तो वो 2 साल रहेगा, जॉब ट्रेनी बनेगा। अब क्या आपके पास उसको आप गारंटी दे रहे हैं कि जहाँ जॉब ट्रेनी है वहीं उसको बाद में 2 वर्ष के बाद आपने क्या ऐसी पॉलिसी बनाई कि उसको वहीं पर आप एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसको वापस आकर के फिर से टेस्ट देना होगा, वो एक प्रक्रिया है। या तो आप पूरे के पूरे एक्ट्स और पॉलिसीज़ को बदल करके उसको इम्प्लीमेंट करते। तो ये तो 2 साल का बस एक तरह से आप कह लीजिए कि झुनझुना जैसा दिखा दिया। अब तुम जाओ 2 वर्ष वहाँ लगा लो, फिर बाद में जाओगे तो क्या आप उसके मार्क्स उसको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, कुछ परसेंटेज उसके लिए रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो पूरी बातें, अब सत्र आ रहा है तो इसमें पूछेंगे, उसको सदन पे रखेंगे ताकि जनता को पता तो चले कि करने क्या जा रहे हैं। तो ये कौन सी आप नई ऐसी पॉलिसी ले आए हैं? एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ। मैं तो को टर्मिनस कह रहा हूँ, इसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कह रहा। कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी लोगों को लगता था कि कुछ समय बाद जो है वो रेगुलराइजेशन हो जाएगा। तो इनका तो कोई भविष्य है ही नहीं। तो अभी विधानसभा सत्र में भी जो है विपक्ष इसको एक आक्रामक मुद्दा बनाने की तैयारी में लग रहा है। नहीं लग नहीं रहा, करेंगे इसको और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह से तो आप नहीं है तो नौजवान को मना कर दीजिए, वो अपना रास्ता कहीं और ढूंढ लेगा। आप उसको उम्मीदों में मत बांध करके रखिए। उसका एक एक वर्ष जीवन का आप खराब कर रहे हैं। उसकी उम्र बढ़ रही है, आगे चल कर के इधर का भी नहीं रहेगा, कुछ अपना करना होगा उधर का भी नहीं रहेगा। झूठी आस ऐसे बंधा देना प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक आखिरी सवाल मैं लेता हूँ आपसे। आपके पिता पंडित संतराम जो हैं वो बहुत ही बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में रहा। तो आपने उनसे जीवन में क्या सीखा है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि कई बुज़ुर्ग उनकी झलक जो है वो आप में देखते हैं। तो पंडित संतराम के जो आगे चलने की जो एक प्रक्रिया थी, क्या सुधीर शर्मा उनको फॉलो करते हैं? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, उनको फॉलो कर पाना बहुत कठिन है जी। और वो व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं चाहते थे मैं राजनीति में आऊँ। तो उन्होंने इस तरह से हमें इस विचार से बड़ा ही नहीं किया कि वे राजनीति करनी है। हमेशा कहते थे कि ये नहीं करना है। लेकिन बड़े सादा जीवन, मतलब वो व्यक्ति जो मंत्री होते हुए भी
अपने कपड़े खुद धोने हैं, खुद प्रेस करने हैं, जूते अपने खुद पॉलिश करने हैं। और उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो आप सोचिए वो दिन रात को जब बैठते थे तो 400 से 500 चिट्ठी अपने हाथ से लिखते थे वो। और वो चिट्ठियाँ फिर मुझे पकड़ाते थे, मैं नीचे बैठा होता था फर्श पे, तो उनको मैं गोंद लगा करके बंद करके, ये मेरा काम होता था। तो उर्दू वाले को उर्दू में, पंजाबी वाले को पंजाबी में, अंग्रेज़ी वाले को अंग्रेज़ी में, हिंदी वाले को हिंदी में जवाब जाता था। लोगों को, आम जनता को, क्योंकि फ़ोन कम होते थे। तो जो भी चिट्ठी आई उसका जवाब खुद देना है, हाथ से लिख करके देना है। तो ये जो उनका एक जज्बा था और उनकी याददाश्त बड़ी मजबूत थी। उनको पता रहता था, व्यक्तियों का ही नहीं, घर में ये भी पता रहता था कितने इसके पास पशु हैं, इसका बच्चा कहाँ है, बाहर भी कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ गए तो उसके साथ भी वो संपर्क करते थे, तुम ठीक हो, कैसे हो। तो ये जो था उनका लोगों के साथ जो जुड़ाव था, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात थी, जो आज के युग में हमसे अगर कोई ऐसा सोचे कि ये कर पाएंगे तो वो एक अलग लीग थी। वैसे लोग अब ईश्वर ने मुझे लगता है पैदा करना बंद कर दिए। आप फॉलो करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं प्रयास करता हूं, पर मैं वैसा नहीं हो सकता, ये भी मैं मानता हूं। चलिए ठीक है, आपने वक्त निकाला, मोहित डायरीज में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। धन्यवाद आपका।